क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार के रोज नए मामले, रोज नई सुर्खियां। लेकिन 2 दिन के बाद ये सुर्खियां गायब हो जाती हैं, मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन सरकार चलती रहती है। विपक्ष का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो भी बटा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं खास मेहमान यशवंत सिन्हा साहब, देश के पूर्व वित्त मंत्री और साथ ही विदेश मंत्री। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है, जिस तरह से देश चल रहा है, जिस तरह से रोज नए मामले आते हैं, मंत्री इस्तीफा देता है, 2 टेनियर में हमने देखा कि 8 मंत्रियों का इस्तीफा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और जिस भ्रष्टाचार की बात से आपने बात की शुरुआत की, वो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है जैसे देश में इस प्रकार का भ्रष्टाचार होना एक सामान्य बात है। और सबसे जो पते की बात है इस पूरे मामले में, वो ये है कि भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो उजागर किए जा रहे हैं सरकारी या संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ, कहीं कह रहा है 1,86,000 करोड़ का घाटा हुआ। और सीबीआई मिनिस्टरों पर रेड करती है, मिनिस्टरों के रिश्तेदारों पर रेड करती है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। पहले के एक भ्रष्टाचार का वाकया जब आता है तो पिछला भ्रष्टाचार का वाकया उसके सामने छोटा पड़ जाता है, दब जाता है। और आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष तो बेदम है। अगर एक तरह से देखा जाए कि हमने एक मुद्दा उठाया, तब तक अचानक उससे ही बड़ा मुद्दा आ गया, उसको उठा रहे हैं, तब तक तीसरा मुद्दा आ गया। तो ये सारा घटना चक्र जो है वो एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर रहा है। और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमारा मॉरल फाइबर जो है, नैतिक बल, वो इतना गिर चुका है कि अब भ्रष्टाचार को लोगों ने आम मान लिया है। इसके अलावा जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं अभी अपने क्षेत्र में था, एक गांव में गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोगों ने शुरू की थी। बहुत अच्छा काम हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और उसमें गुणवत्ता बनी रहे, क्वालिटी का काम हो, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए। इस सरकार ने भी उस योजना के महत्व को समझा, उसको चालू रखा। तो आज भी सड़कें बन रही हैं गांव में। तो मैं एक दूर दराज के गांव में गया और वहां मैंने पाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनी और एक तरफ से बनती जा रही थी, पीछे से उखड़ती जा रही थी और बहुत बुरी हालत है उस सड़क की। मैंने पता किया तो पता चला कि जो जूनियर इंजीनियर थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन काम नहीं हुआ। तो आपने कहा मंत्री जेल चले गए, हो सकता है जेल चले गए हों, मंत्रियों का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगा। और जैसा जयप्रकाश नारायण कह के गए थे 1975-77 के बीच में कि अगर भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली से शुरू होती है तो नीचे की गंगा दूषित होगी ही होगी। आज जो नीचे भ्रष्टाचार कर रहा है ना, वो साफ मुंह पे कहता है कि हमारे भ्रष्टाचार की बात क्या कर रहे हैं आप, हम तो छोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हजारों रुपया बना रहे हैं,
जो करोड़ों करोड़ बना रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते आप? इसका एक कारण आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का अपने कैबिनेट पे कंट्रोल नहीं है, अपनी सरकार पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि दो पावर सेंटर जो कांग्रेस में है, एक सोनिया गांधी है, दूसरा प्रधानमंत्री है, और मुझे लगता है दूसरे टेनियर में प्रधानमंत्री ने छोड़ भी दिया है कि जैसे सरकार चलती है चलने दो। देखिए, ये दो पावर सेंटर की बात आज के दिन बहुत प्रचलित हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहीं इसका जिक्र कर दिया, बाद में अपने को सुधारा और कहा कि नहीं, एक ही पावर सेंटर है। हमारा मानना है कि दो पावर सेंटर नहीं है, पावर सेंटर एक ही है, अब वो है श्रीमती सोनिया गांधी जो एनएससी की अध्यक्ष हैं, वही पावर सेंटर है सचमुच में। प्रधानमंत्री उनके द्वारा अपॉइंट किए गए, 2004 में अपॉइंट किए गए शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसलिए प्रधानमंत्री की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो सोनिया गांधी का अगर इतना बड़ा कद है तो उनका इतना बड़ा भी कद बन सके उनके सामने, और इसलिए प्रधानमंत्री कभी पावर सेंटर हो ही नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री पहले नौकरी करते थे, आज भी नौकरी कर रहे हैं, जो आदेश मिलता है उसका पालन करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को पावर सेंटर मानना मैं मानता हूं कि सही नहीं है। और आपने और भी ठीक कहा जब कहा कि ये जब बन गए दोबारा तो जानते थे कि तिबारा बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो लाइफ एंजॉय करो, छोड़ो, जो हो जाता है उतना हो जाए, नहीं होता है तो भले से नहीं होता है। आपको लगता है कि सोनिया जी जो उनकी अस्वस्थता थी उसकी वजह से भी एक सरकार के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा? क्योंकि हमने देखा कि पहले टेनियर में अगर सरकार की थोड़ी बहुत उपलब्धि भी मनरेगा का कह लें, आरटीआई कह लें, दूसरे टेनियर में तो कुछ दिखता नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा। एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि जो 40,000 करोड़ भारत सरकार खर्च कर रही है मनरेगा के ऊपर, उसमें से हमको हो सकता है 5,000 करोड़ का फायदा का परिणाम मिला हो, बाकी पैसे बर्बाद हुए हैं, भ्रष्टाचार में गए। और इसलिए मनरेगा को मैं अचीवमेंट नहीं मानता हूं। आरटीआई जी की रिपोर्ट में आया है, सब कुछ उजागर हुआ है, हम लोग प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। और जब आप किसी योजना की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा ना, कि भाई हमने 100 रुपया खर्च किया तो उसके एवज में हमें 100 रुपये का फायदा मिला कि 5 रुपये का फायदा मिला कि 1,000 रुपये का फायदा मिला। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि जो 40,000 करोड़ भारत सरकार खर्च कर रही है मनरेगा के ऊपर, उसमें से हमको हो सकता है 5,000 करोड़ का फायदा का परिणाम मिला हो, बाकी पैसे बर्बाद हुए हैं, भ्रष्टाचार में गए। और इसलिए मनरेगा को मैं अचीवमेंट नहीं मानता हूं। आरटीआई मानता हूं कि 2 मुद्दे लाए गए थे, 2 क्वालिफिकेशन थे मनमोहन सिंह के 2004 में, जिसके बेसिस पर कहा गया कि ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। एक था कि इतने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये पूरी सरकार ईमानदारी के साथ चलेगी। और दूसरा ये कहा गया कि विश्वविख्यात अर्थशास्त्री। एक था कि इतने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये पूरी सरकार ईमानदारी के साथ चलेगी। और दूसरा ये कहा गया कि विश्वविख्यात अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक नीति बनाएंगे और तेजी से अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, आगे बढ़ेगी। आज जब हम 9 वर्षों के बाद आकलन करते हैं तो भ्रष्टाचार की बात हम लोग कर रहे थे पहले कि भ्रष्टाचार जितना इस सरकार में हुआ भारत देश के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। और दूसरा अर्थशास्त्र, आर्थिक जो पक्ष है, उसमें हम देख रहे हैं कि एनडीए 8.5% ग्रोथ रेट छोड़कर गया था अपने अंतिम वर्ष में, और ये जो है इन्होंने उसको घटाकर 5% पर पिछले साल लाने का काम किया। जब पूछो तो हाथ खड़े करते हैं, आर्थिक परिस्थिति विश्व भर में खराब है। आर्थिक परिस्थिति खराब है तो हम लोग के टाइम में खराब नहीं थी, हमारे समय में क्या आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगे थे, तो क्या हाथ खड़े कर दिए थे? सबसे बड़ी बात जो है मैं बताऊं आपको क्या है, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, इस भीषण गर्मी में भी गांव-गांव घूमता हूं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूं और उसके निदान के लिए उपाय करता हूं। प्रधानमंत्री पिछली बार कब गए थे किसी भारत के गांव में? कब गए थे? कोई
आपको भी याद नहीं होगा, मुझे तो नहीं याद है कि कभी उन्होंने प्रोग्राम बनाया हो कि हम किसी गांव में जाएं। भारत का जो प्रजातंत्र है, राहुल गांधी जाते हैं दलित बस्तियों में, झुग्गियों में, और रात में कभी जाते थे। अब उन्होंने भी जाना आना छोड़ दिया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पूरी व्यवस्था बनी ना हमारे लोकतंत्र में, कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा, राज्यसभा में किस तरह के लोग होंगे, लोकसभा में किस तरह के लोग होंगे, और भारत के इतिहास में सारे प्रधानमंत्री एक को छोड़कर लोकसभा के सदस्य रहे हैं। हम लोग सब इस बात को भूल गए कि 9 वर्षों से जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है देश का, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता है। मैं थका मादा अपने क्षेत्र से सत्र समाप्त होने के बाद लौटा, गांव-गांव घूम के यहां आया तो खबर क्या थी, मनमोहन सिंह ने असम में जाकर अपने 5वीं बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया। आराम की जिंदगी है। इस आराम की जिंदगी पर हमारा लोकतंत्र नहीं आधारित है। वो आधारित है कि आप जाएं लोगों के बीच में, उनकी समस्याओं से अवगत हों, और तब आप यहां आके नीतियां बनाएंगे, तब आप सही नीतियां बनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब हम लोगों ने शुरू की 99 की, तो मेरे पीछे वो लंबा अनुभव था अपने क्षेत्र का। जब मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की, तो वो लंबा अनुभव था कि किसानों को फाइनेंशियल सर्विसेज के डिलीवरी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कुछ भी काम आप करेंगे तो देश के गांव की जो सच्चाई है उसको ध्यान में रखकर करेंगे तो सही नीति बनेगी। अगर उसकी सच्चाई का आपको कोई आकलन ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो कैसे नीति? आपको लगता है कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद और भी सरकार की स्थिति खराब हुई है, कि वो एक बैकबोन थे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उसको रिजॉल्व करते थे? हाँ, ये मैं मानूंगा, क्योंकि प्रणब बाबू एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, हैं, और वो जब थे संसद में तो सदन के नेता भी थे, और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था विपक्ष के प्रति। तो इसलिए विपक्ष के साथ बातचीत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, डायलॉग हो जाता तो उनके साथ समस्याओं का समाधान हो जाता था। आज तो इनके पास कोई है नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कभी कोई रुचि नहीं ली कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करें। कहीं कोई गतिरोध आ गया तो बुलाकर बात कर लें, एक समस्या का समाधान ढूंढ लें, जैसे वाजपेयी जी करते थे हम लोगों के टाइम में। आपको लगता है कि जो इनकी उम्मीदें हैं कि 2014 में राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद है, आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एक रामबाण साबित होंगे? अब उस पर हमसे आप टिप्पणी ना ही करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका ओनली क्लेम टू फेम जिसको कहते हैं वो ये है कि हम किसी खास परिवार के हैं। उस परिवार में जो पैदा होता है वो देश का नेता पैदा होता है, एकदम सर्वोच्च नेता, मामूली नहीं। हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देश का सर्वोच्च नेता पैदा करने की जिम्मेदारी एक परिवार ने ले ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखें कि उनका ये सेकेंड टर्म है, 9 वर्षों से वो भी पार्लियामेंट में है, सदन लोकसभा में है। उन्होंने कब किस विषय पर क्या बोला है मैंने तो नहीं देखा है कि उनका कोई इस तरह का हुआ हो जबरदस्त कोई भाषण जिसको देश याद करे कि भाई राहुल गांधी ने ये किया। उसके बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड है कि यूपी में उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बुरी तरह हारे, बिहार में बहुत परिश्रम किया, बुरी तरह हारे। कांग्रेस पार्टी में ये है अच्छी बात कि अपने नेता को, खास करके उस परिवार के नेता को, अगर कुछ कहीं अच्छा होगा, टिम्बकटू में भी कुछ अच्छी घटना घट जाएगी तो कहेंगे कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के चलते घटी है, और कुछ बुरा होगा तो मनमोहन सिंह और बाकी लोग उसके लिए हैं जिम्मेदार। आपको लगता है कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह से अभी सीएजी की अपॉइंटमेंट हुई है, वो कितना जायज है? क्या आप इसको एक ट्रेंड मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अवमूल्यन करती रही है? हाँ, आई मीन इमरजेंसी हम सब लोग कभी नहीं इस देश में भूलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन सारी संस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करती है जो कहीं स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। और अगर विनोद राय ने सीएजी की हैसियत से स्वतंत्र रूप से काम किया तो सारा आक्रमण उनके ऊपर हो रहा है। मनीष तिवारी कहते हो तो बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, मनीष तिवारी ये कहते हैं, मनीष तिवारी ओपनली चुनौती देते हैं विनोद राय को कि आओ हमसे बहस करो। वो अपनी औकात
और अपनी संवैधानिक दायित्व जो है उसको भूल जाते हैं और ये अपमानित करते हैं इन संस्थाओं को। जो सीएजी की संस्था है वो संवैधानिक संस्था है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी पार्लियामेंट की मानी जाती है, उसके दाएं हाथ को सीएजी बैठता है। जब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई भी विचार करते हैं तब उसको फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहा गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और उस संस्था को ये लोग रोज अपमानित करते हैं। तो हर संस्था का अवमूल्यन, दुरुपयोग जहां कर सकते हैं वहां दुरुपयोग करते हैं। ये सबसे चिंता की जो बात है वो ये है कि जब सरकार कमजोर होती है, सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, तो अपने को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करो। तो सीएजी खराब है, विपक्ष खराब है, लोग खराब हैं, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। ये एक ट्रेंड आ जाता है सरकार में। यशवंत जी, आपको जिस तरह का माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से आगे आने वाली नेशनल पिक्चर क्या होगा अगर चुनाव होते हैं आज की तारीख में? आपको क्या लगता है? मुझे सचमुच में बहुत चिंता इस बात की नहीं है, क्योंकि मुझे देश की जनता के जजमेंट के ऊपर भरोसा है। हमारी राजनीति कुछ खंडित जनादेश देती रही है। एक अच्छा स्पष्ट जनादेश शायद बेहतर होता, लेकिन खंडित जनादेश जब आता है तो उससे भी डील किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ये नहीं है कि कौन पार्टी अच्छा कर लेगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी, थर्ड फ्रंट की सरकार बन जाएगी। ये उतना महत्वपूर्ण बात मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये है कि जब कोई भी सरकार बनेगी तो वो जो क्षति हुई है संस्थाओं की, उस क्षति को दूर करने के लिए कोई प्रयास करेगी या नहीं करेगी, और उसमें उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि एक वो उर्दू में शेर है ना कि अगर लम्हों ने खता की है तो सदियों ने भुगता है। क्योंकि एक लम्हे की जो खता होती है उसको बहुत आसानी से एक ही लम्हे में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, दुरुस्त करने में टाइम ज्यादा लगता है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी आईपीएल को लेकर चल रही है। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपको लगता है कि आईपीएल में जो खेल मंत्री है या संसद है वो गौन हो चुका है? बीसीसीआई एक सर्वोत्तम बॉडी है, वो क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, मनमाने ढंग से फैसले होते हैं, कोई उसके लिए लॉ नहीं है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या पार्लियामेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में आईपीएल की जांच की थी, क्योंकि आईपीएल को उस समय बहुत शिकायत हो रही थी कि इसमें काला धन लगा हुआ है, देश के कानून का उल्लंघन हुआ है। और सारी बात जांच करने के बाद हम लोगों ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी जो सरकार के पास है, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि हाँ, सचमुच में ऐसा लगता है कि काला धन लगा हुआ है, मॉरिशस और दूसरे रूट से काला धन आया है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसमें इनकम टैक्स लॉज का उल्लंघन हुआ है, इसमें सर्विस टैक्स के लॉज का उल्लंघन हुआ है, इसमें आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ है। और सबसे जो आश्चर्य चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि ये सारी संस्थाएं ऐसा लगता था कि सो गई थी। ये भी उसी जश्न में डूबी हुई थी जो आईपीएल जश्न मना रहा था। तो हम लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो ये लोग कुछ हरकत में आए, कहीं कहीं कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन वो काफ़ी कम थी, नाकाफी थी, और इसलिए उस पर जो अंकुश लगना चाहिए था वो अंकुश नहीं लगा। और बीसीसीआई, आपने ठीक कहा कि एक स्वायत्त संस्था है। एक स्पोर्ट्स कोड भारत सरकार ने ड्राफ्ट स्पोर्ट्स कोड बनाया। मैं स्वयं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष था। मैंने उस कोड को स्वीकार करते हुए, हालांकि कोड एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, मैंने स्वीकार करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया कि नहीं, मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, कोई और बन जाए। लेकिन बीसीसीआई एक बहुत क्लोज्ड बॉडी कोई है, और वो ना आरटीआई के अधीन है, ना किसी और कानून के अधीन है, अपना कानून खुद चलाती है। कहीं मैं देख रहा था कि 40,000 करोड़ का खेल है ये। तो क्रिकेट के गेम को इन्होंने जुए के अड्डे में परिणत कर दिया। आईपीएल जो है वो जुए का अड्डा है। मैंने तो कहीं कहीं बोला है कि आईपीएल जो है उसका पूरा
नाम होना चाहिए इंडियन पापियों का लीग, क्योंकि इसमें सारे पापी इकट्ठे हो गए जो हर तरह से कानून का उल्लंघन, हर तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि सरकार जब बिखर जाती है ना, उसकी साख मिट जाती है, इकबाल खत्म हो जाता है, तो सब लोग उसका फायदा उठाते हैं, और यही यहां पर भी हो रहा है आईपीएल में। तो आपको लगता है इसको बैन कर देना चाहिए? विचार करना चाहिए गंभीरता के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट का शायद ऑर्डर आया है कि नहीं बैन करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह क्रिकेट के नाम को और स्पोर्ट्स के नाम को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर बात करेंगे बीजेपी की राजनीति की। बीजेपी किस तरह से बदल रही है, बीजेपी को किस तरह से चुनाव के लिए बदलना चाहिए। स्वागत है एक बार फिर। हमारे साथ हैं यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत जी, जिस तरह से बीजेपी की राजनीति चल रही है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद पे कौन काबिज होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, इसको लेकर बड़ा घमासान है। एक कैडर चाहता है कि नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो, दूसरा कैडर चाहता है कि आडवाणी जी की ताजपोशी हो। आपको लगता है कि सबसे सुटेबल उम्मीदवार और जिसकी ब्रांड इमेज है, जिसको कैडर भी स्वीकार करने को तैयार है, अलायंस के दल भी स्वीकार करने को तैयार है और जनता में भी उसकी साख हो, आपको लगता है कौन सा ऐसा? देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि मीडिया एक मुद्दा पकड़ लेती है। अब बीजेपी के बारे में उन्होंने पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कौन होगा, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं, तो पकड़े हुए, इसीलिए आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इनकम्बेंट प्रधानमंत्री आज के दिन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी से यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, पी चिदम्बरम होंगे, राहुल गांधी होंगे, कौन होगा? वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा है। और बीजेपी को इसलिए कि बीजेपी कह रही है कि हम समय आने पर तय करेंगे, इसलिए आप लोग सब बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि नहीं अभी करो। कल की खबर जो है वो हमको जो बीत गया कल, उस दिन क्यों नहीं बताया? बीजेपी के नेता खुद ही अपनी अपनी दावेदारी नहीं, दावेदारी कोई पेश नहीं कर रहा है बीजेपी में। कई लोग जो हैं वो अपना अपना मत व्यक्त कर चुके हैं, मैं भी अपना मत व्यक्त कर चुका हूं, नया कुछ जोड़ने को उसमें नहीं है। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि समय आने पर यह फैसला बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अक्सर बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, और समय आने पर जब सहज रूप से फैसला हो जाता है तो फिर सब लोग आश्चर्य करने लगते हैं कि अच्छा इतना आसान था। ये फैसला करना मुश्किल नहीं होगा, और जो पार्टी हित में होगा, एनडीए हित में होगा, देश हित में होगा, वो फैसला मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी की पार्लियामेंट्री करेगी। आपको लगता है कि आडवाणी जी सबसे कॉम्पिटेंट उम्मीदवार है? किसी व्यक्ति पर चर्चा नहीं करना चाहता। आप बीजेपी की जो स्थिति है, आपको लगता है कि जिस तरह से नितिन गडकरी का हटना, राजनाथ सिंह का अपॉइंट होना, जिस तरह से प्रभारियों का बंटवारा होना, आपको लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है? नहीं, मुझे इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना है कि मैं टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता। जिन लोगों ने तय किया है उनसे अगर आप जाके पूछें, पार्टी के प्रवक्ता से पूछें, तो वो शायद इसका उचित उत्तर देंगे। मैं उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं हूं और उत्तर देने का अधिकार भी नहीं। आप जो दुखी मन से जो आप कह रहे हैं, क्या पार्टी ने आपको इस जो पूरा सेटअप हुआ, जो पूरी उन्होंने व्यवस्था बनाई है, उसमें यशवंत सिन्हा का नाम नहीं है? तो आपको लगता है कि इतने बड़े कद्दावर नेता का नाम, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप क्यों कह रहे हैं कद्दावर नेता? मैं आप पूर्व विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, मंत्री हो जाने, सांसद हैं और एक राज्य के इतने महत्वपूर्ण नेता हैं। नहीं, वो देखिए, ये सब मंत्री हो जाना, नेता, कद्दावर नेता हो जाना, दोनों में अंतर है। हाँ ठीक है, मैं मंत्री रहा, वरिष्ठ मंत्री रहा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि देश के कद्दावर नेता हैं, शायद मैं सहमत नहीं होगा। मैं एक मामूली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लोकसभा का, वही हूँ।
तो पार्टी नहीं समझती कि इस मामूली मेंबर को एक संगठन में जगह ये दी आप जाए? पार्टी के लोगों से पूछे तो बेहतर होगा ना, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। झारखंड में जो स्थिति है यशवंत जी, आपको लगता है कि जो बीजेपी की स्थिति खास तौर से है, जिस तरह से बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया पहले सत्ता में सरकार में बनाने का और उसके बाद फिर संगठन में जिस तरह से ड्रामा हुआ, इस्तीफे सौंपे गए, आपको लगता है कि इससे पार्टी की पोजीशन और डाइल्यूट हुई है? और कौन से जो बहुत सारे विधायकों ने इस्तीफा दिया और अर्जुन मुंडा ने अपने व्यक्ति को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, ये सारा जो ड्रामा हुआ झारखंड बीजेपी में, नहीं, जो इस्तीफा किसने दिया? कुछ लोगों ने विधायकों के जरिए थ्रेटन किया गया, राजनाथ जी पे दबाव बनाया गया कि हमारे व्यक्ति को वहां पे अध्यक्ष बनाया जाए। और देखिए, कुछ बातें जो हैं वो राजनीति में होती ही हैं, हर जगह होती हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अभी तक लठ नहीं चला। हाँ, बिल्कुल। दूसरे लोगों के यहाँ लठ भी चलते हैं। क्योंकि हम पार्टी विद द डिफरेंस, जो आडवाणी जी बार बार कहते हैं कि हाँ, तो पार्टी विद द डिफरेंस है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लाठियां नहीं चलती हैं, अपनी बात लोग बोल के समझाते हैं। कुछ दुखी होते हैं, उनके दुख का निवारण होता है, तो फिर वो रास्ते पर आ जाते हैं। ये चलता रहता है, राजनीति का, राजनीतिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग यह भी है। तो आपको लगता है कि झारखंड में बीजेपी अगर चुनाव हुए तो एक बहुत अच्छी स्थिति में होगी, या फिर कहीं ना कहीं जो उनका वोट परसेंटेज है या सीटें हैं वो? ये इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव कब होते हैं और हम चुनाव के लिए क्या तैयारी करते हैं, हम चुनाव में किस प्रकार के उम्मीदवारों का चयन करते हैं। बहुत कुछ उत्सव भी है ना, देश में हवा चल रही है एक पार्टी की, लेकिन उस हवा में भी कुछ लोग हार जाते हैं। उस हवा में भी ये होता है कि भाई सरकार नहीं बन पाई, संख्या नहीं जुट पाया। तो इसलिए इन सारी बातों पर आज के दिन कुछ कहना कि हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे मुश्किल है। ये जरूर मैं कहूँगा कि हाँ, बीजेपी अगर संभल कर चले, अच्छे ढंग से काम करे, हम जनता के बीच में जाए, तो परिणाम उसके अच्छे होंगे। जो अब तक नहीं कर पा रही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। अभी जब चुनाव आएगा उस समय न करना होता है ये सारी चीजें। एक अंतिम सवाल यशवंत सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे फैक्टर हैं या फिर बीजेपी एनडीए सत्ता में वापस आने की कोई आपको संभावना दिखती है? क्योंकि हर बार हमने 2009 के चुनाव में भी देखा, 2004 का चुनाव में भी देखा कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ होता है बीजेपी में कि वो सब बिखर जाते हैं, उनके जो सपने हैं इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं रियलिटी पे कि वो फिर सत्ता तक पहुंच नहीं पाती बातें। नहीं, ऐसा करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। देखिए, आप लोग ढूंढ लेते हैं कोई न कोई कारण कि इसके चलते बीजेपी हार गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2004 का चुनाव हम लोग हार गए। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें हम 13 हार गए, मात्र 1 जीते थे। उसी के बगल में उसी प्रकार का प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां 11 सीटें हैं लोकसभा की। उसमें हम 2004 में 10 सीटें जीते, मात्र 1 हारे। तो मैं अक्सर पूछता हूं कि वो कौन सी हवा थी, कौन सा बयार था जो आके झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रुक गया और छत्तीसगढ़ में एक तरह का परिणाम आया और झारखंड में दूसरे तरह का परिणाम। छत्तीसगढ़ में आपके पास एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, आपके पास एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। तो आपने स्वयं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आपका पार्टी का संगठन अगर मजबूत है, नेतृत्व ठीक है, कार्यकर्ता मन लगा के काम करें, तो फिर परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं ये बात कह रहा हूं कि हम सिर्फ वेव पर, लहर पर निर्भर नहीं करें, हम संगठन को अपने मजबूत करें, बूथ बूथ तक जाएं, क्योंकि चुनाव के दिन लड़ाई कहां होती है, लड़ाई बूथ पर। एग्जैक्टली। और बूथ पर अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं है या कमजोर है, तो फिर हम लड़ाई में हारेंगे उस बूथ पर। लेकिन आज की तारीख में तो वैसी स्थिति दिखती नहीं है ना कि नहीं, ऊपर टॉप लेवल पे इनफाइटिंग है, कोई नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना चाहता, कोई आडवाणी जी को रोक रहा है। वो कांग्रेस पार्टी में भी है, सारे दलों में है, बल्कि कार्डर बेस्ड पार्टी सीपीएम भी मानी जाती है ना, तो उसमें क्या हाल है आज? उनका भी बुरा हाल है, इसलिए तो निपट गए। बुरा हाल का मतलब ये हुआ ना कि हम लोग प्रतिस्पर्धा में लड़ते हैं ना। आपकी तुलना हमारे साथ होगी, हमारी तुलना आपके साथ होगी, वो देखेंगे सबको और तब तय करेंगे। तो इसीलिए नहीं है कि बीजेपी के बारे में ही आप ये सारी बातें कर रहे हैं, सारी बातें बीजेपी पर लागू होती हैं, बाकी लोगों के ऊपर भी लागू होती हैं। अब कांग्रेस का आप झारखंड में देखें, बालमुच्चू जी का एक बयान आता है, सुबोध कांत साय का दूसरा बयान आता है। कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, वो तो खत्म हो चुका। जो पार्टी जिसका बेस है और जिसको फिर भी उन्होंने 11 सीटें हैं, 12 सीटें हैं,
पिछली बार जीती थी जी। हम अगर 18 जीते थे तो वो 12 जीते थे। उम्मीद है वो ज्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है कि सफाया हो गया, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं जिस पर लोग वोट करते हैं और इसीलिए मैंने जोर दे के कहा उम्मीदवारों का चयन। अगर हम अच्छे उम्मीदवार चयनित करेंगे तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो ज्यादा रहेगी। एक सवाल की पिछली बार लगातार डिस्कशन हुआ था और आडवाणी जी चाहते थे, बहुत सारे लोग सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चाहते थे कि आपको वहां सीएम बना के भेजा जाए। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। आपको कचोटता खत्म, कोई कचोटता नहीं है। राजनीति में कोई भी ऐसा मौका नहीं आया है जिसमें मैं निराश हो गया हूं या उसके चलते मुझे कोई कचोटने की भावना मेरे अंदर पैदा हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब का। यशवंत सिन्हा साहब ने बहुत बेबाकी से दिल खोल कर जवाब दिए किस तरह से यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के जो नए आयाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं और किस तरह से उनका कहना है कि अगर बीजेपी मिलकर लड़े, संगठन मजबूत करे तो दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में।